हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी। दिस इज मी डॉक्टर सिद्धार्थ अरोरा। तो मैंने तुम्हें पहले ही वादा किया था कि मैं एक ही बार में ये पूरा टॉपिक नहीं खत्म कर सकता। जो मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस भी सारा का सारा टेस्ट करूंगा, उसी मद्देनजर मैं ये 12th सेशन आपके लिए लेकर आया हूं। पिछले सेशन में हम लोगों ने 11th सेशन में कुछ हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स के कुछ क्वेश्चंस किए, काफी सारे किए, लेकिन फिर भी मैंने यही सोचा था कि एक ही बार में तुम्हारे पीछे नहीं पड़ जाऊंगा। राइट, आई विल इंश्योर कि जब भी तुम मेरे वीडियोस देख रहे हो तो तुम्हें एक्चुअली पढ़ाई का फायदा हो, इंस्टेड ऑफ कि सिर्फ कोर्स कंप्लीशन का हो। इसी प्लान के अनुसार अब मैं तुम्हारे साथ सेकेंड सेशन करूंगा ऑफ दिस रिविजन सेशंस, राइट, ऑफ हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मेक श्योर कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल का पार्ट हो जाओ। इस वीडियो को पॉज करो, इस कोड को स्कैन करो और बी अ पार्ट ऑफ माय टेलीग्राम चैनल। जो भी मुझे पीडीएफ शेयर करने होंगे मैं इसी पर शेयर करूंगा। मैं लक्ष्मीकांत का 7th सेशन कर रहा हूं, इसीलिए बिकॉज लक्ष्मीकांत एक यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए एक स्पेशलिस्ट बुक मानी जाती है। काफी वॉल्यूमिनस है, काफी डेटा उसमें मिल जाता है और हमें बुक्स पढ़ने की आदत होती है। तो मैं चाहता हूं कि तुम उस बुक का जो पढ़ने का फायदा है वो मेरी तरह से उठाओ। ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे तो मेरे ये सेशंस आते रहेंगे। मैंने पूरे बुक को 15 सीजन्स में डिवाइड किया है। उसमें मैं कितने बार तुम्हारे साथ इस तरह के एमसीक्यू सेशंस करूंगा, कितने बार फिल इन द ब्लैंक करूंगा। इरादा यह है कि बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ऐसे बोलते हैं कि सर हमारे पास ना पैसे की प्रॉब्लम है, राइट, हमें बेसिक्स नहीं कोई पढ़ा पाया। कोई बात नहीं, मैं हूं ना, चिंता क्यों कर रहे हो, राइट। अगर पैसे की प्रॉब्लम थी या किसी भी वजह से तुम्हारे बेसिक्स ही नहीं आ रहे, इस वीडियो सीरीज के आगे तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो लेट्स ट्राई एंड डू दिस। तो अगर तुम इसको देख रहे हो तो तुम चैंपियंस बन जाओगे, इसका अब तक तुम्हें यकीन हो जाएगा। और अगर तुम्हारे पास ऐसी मुमकिन है, ऐसा पॉसिबिलिटी है कि तुम 1-to-1 पढ़ना चाहते हो, और ऑब्वियसली उसकी एक इंटेंसिटी अलग ही होती है। अगर आप प्लस क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो इस कोड को स्कैन करो, वो एक वेबसाइट पर लेकर जाएगा, वहां पर सिड लाइव कोड यूज कर देना, SIDLIV, वहां पे एक रेफरल कोड लिखा होगा सिड लाइव SIDLIVE, और उसको ज्वाइन कर लेना। अभी इसको ज्वाइन करो क्योंकि बहुत सारे नए कोर्सेस भी आ रहे, जैसे ये बाइलिंगुअल कोर्सेज आ रहे। तो क्या होता है, वैसे तो आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन अगर अभी आपने होता ना कि आंख अभी खुली है तो माइट एज वेल जस्ट ज्वाइन नाउ। इट इज बेटर कि आप अभी इसको ज्वाइन कर लो, इट विल बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। डोंट फॉरगेट माय कोड सेड लाइक। और ये है 12वां एपिसोड, ये है द रिविजन ऑफ हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स येट अगेन। पिछली बार भी हमने किया था, बट कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, हो सकते हैं थोड़े से ज्यादा टफ हो, लेकिन आइडिया यहां पर ये नहीं है कि टफ है या सिंपल। आइडिया यहां पर ये कि तुम्हें एमसीक्यूज को एड्रेस करने का एक आर्ट आ जाएगा। देर इज अ मेथड ऑफ हाउ यू एड्रेस दिस। हम उस तरह से पढ़ने की कोशिश करेंगे। मैं तुम्हें 60 सेकेंड दूंगा, फटाफट आंसर देने के लिए तैयार हो जाना। रेडी, पहला क्वेश्चन आते हुए तुम्हारे सामने। विच एक्ट चेंज द डेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू दैट ऑफ वाइसरॉय ऑफ इंडिया? जो मेरे हिंदी वाले दोस्त हैं उनके लिए मैं बता देता हूं कि क्वेश्चन ये है कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जगह वाइसरॉय ऑफ इंडिया नाम की एक ऑफिस बना, ये कौन से एक्ट से हुआ? चार्टर एक्ट ऑफ 1833 से हुआ, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 से हुआ, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 से हुआ, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 से हुआ? तो हमारे पास 40 सेकेंड्स रहते, मैं ज्यादा नहीं दूंगा, ऐसे ही सोचेंगे जैसे कि एग्जाम में कर रहे। 40 सेकेंड्स में तुम्हें आंसर देना है। विच एक्ट चेंज द डेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू दैट ऑफ वाइसरॉय ऑफ इंडिया? हरी अप, क्विकली 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 आंसर। ऐसे थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो एक्चुअली तुम्हें जो बेसिक क्वेश्चन जो है, इससे रिलेटेड जो बेसिक क्वेश्चन है वो एक्चुअली सिर्फ ये क्वेश्चन है। तुम सीधा इधर दिमाग लगा सकते हो कि वाइसरॉय नाम का ऑफिस पहली बार बना कैसे। अगर तुम इतना भी आंसर दे पाए तो तुम्हारा काम हो जाएगा। और आंसर ऑब्वियसली उसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 है। तो कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन को है ना पूरा ऐसा अंदर से डीप डाइव नहीं करना होता, ऊपर ऊपर से भी पता चल जाता है। थोड़ा सा स्मार्टली एक्ट करना पड़ता है कि यार वाइसरॉय बना ही पहली बार था, तो गवर्नर जनरल ऑफिस का ऑफिस हट गया, वाइसरॉय बन गया। ये काम हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 से। गवर्नर जनरल के ऑफिस की जगह यू हैड द वाइसरॉय का ऑफिस, द डेजिग्नेशन चेंज हो गया। एक और क्वेश्चन, हु अमंग्स द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? डोंट मिक्स अप। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, लॉर्ड कर्जन, वॉरेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिंग, या फिर लॉर्ड कैनिंग? प्रिया।
ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं बोल रहा हूं मैं, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोल रहा हूं। ओके, तो थोड़ा सा दिमाग लगा के आंसर देना। हरी अप। तो तुम्हें मैंने पिछले बार भी बताया था कि 1773 के एक्ट से, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से धीरे धीरे केंद्रीयकरण शुरू हो गया था, सेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नेंस स्टार्ट हो गया था। इस वर्ड को कहीं लिख लो, सेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नेंस से जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसको ज्यादा पावर्स मिलनी स्टार्ट हो गई थी इन टर्म्स ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स। तो उसको बोला गया कि गवर्नर ऑफ बंगाल जो है, अब गवर्नर ऑफ बंगाल ना मिलकर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया। और वो आदमी जो पहला था वो था वॉरेन हेस्टिंग्स। सो ये एक फैक्ट भी है प्लस ये एक कॉन्सेप्ट भी है, तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट। आंसर ऑफ कोर्स है बी, राइट। सो अपने आप को मार्क्स देते जाना, अगर तुम्हारा ठीक आ रहा है तो +3 दे देना, रॉन्ग आ रहा है तो -1 कर देना, और अगर तुम्हें ऐसे नहीं आंसर हो रहा कोई बात नहीं, तो फिर अनअटेम्प्टेड छोड़ देना, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन, हु अमंग्स द फॉलोइंग was the first governor general of India? Mark my words, pay close attention. यहां पर इंडिया पूछा गया। Who amongst the following was the first governor general of India? लॉर्ड कर्जन, वॉरेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिंग या फिर लॉर्ड कैनिंग? एज आई सेड, मेनी ऑफ दीज क्वेश्चंस तुम्हें फैक्चुअली मालूम होने बड़े जरूरी है, एंड अंडरस्टैंड दिस पार्ट। हरी अप, हरी अप, हरी अप। बहुत बढ़िया। तो हुआ क्या, 1773 का जिसके बारे में मैंने अभी अभी तुम्हें बताया, वहां से केंद्रीयकरण, सेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नेंस शुरू हुआ था। धीरे 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 केंद्रीयकरण बढ़ता गया, यानी कि ज्यादा ज्यादा पावर्स गवर्नर ऑफ बंगाल, जो कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन चुका था, उसकी तरफ आने लगा। फिर ये बढ़ गया, 1773 के 20 साल के बाद, 1793 के बाद और हो गया, 1813 के बाद और हो गया, 1833 तक आते आते एक ऐसा दिन आया जबकि सारी पावर्स, सारी लेजिस्लेटिव पावर्स एक ही आदमी के पास चली गई, एक ही ऑफिस के पास चली गई, और उसको एक नया टाइटल मिल गया और वो बन गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इसीलिए इस एक्ट को मैक्सिमम सेंट्रलाइजेशन का नाम बोलते हैं, और आंसर ऑफ कोर्स इज विलियम बेंटिंग। सो आंसर इज विलियम बेंटिंग। विलियम बेंटिंग पहला फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना। मार्क माय वर्ड्स, इट वाज इंडिया, राइट। सो आई बिलीव कि यू बीन रीडिंग अबाउट फैक्ट्स and you've been understanding on the basis of concepts also. फैक्ट्स की भी अपनी एक जगह होती है, कभी कभी से मेमोराइजेशन भी पूछ लेते हैं। यूपीएससी पे कभी ये मत सोचना कि यूपीएससी ये पूछ नहीं सकता, ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसा कोई रेगुलेशन नहीं है। दे कैन आस्क यू एनीथिंग। फैक्ट्स को अलग याद करो, कॉन्सेप्ट्स को अलग याद करो। एंड बाय द वे, अगर तुम्हारे पास कोई शॉर्टकट है अपनी जिंदगी को पहुंचाने का और तुम्हें वेबसाइट में प्रॉब्लम आ रही है, तो इस वेबसाइट का इस कोड को भी लिंक स्कैन करके तुम उसी जगह पे अनअकैडमी की वेबसाइट पर जा सकते हो। यूज माय कोड सेडलाइव एंड ज्वाइन अस। तो मर्जी तुम्हारी है, करियर तुम्हारा है, टेक योर कॉल। लेट्स लुक एट अनदर क्वेश्चन। विच अमंग्स द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट, और हु अमंग्स द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया? देखो आज का पहला क्वेश्चन से रिलेट हो गया एक तरह से। लॉर्ड कर्जन, वॉरेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिंग या फिर लॉर्ड कैनिंग? हरी अप। हरी अप। तो यहां पे देखो फैक्ट्स भी हो रहे हैं, ओके, और यू विल बी अंडरस्टैंडिंग दिस कंप्लीटली ऑन दिस पार्ट। तो हु अमंग्स द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया? सो द फर्स्ट वाइसरॉय, सो मार्क माय वर्ड्स, यहां पर फिर से डिफरेंस आ रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 से जो गवर्नर जनरल का ऑफिस था वो वाइसरॉय बन गया था। ये बात हमने पहले क्वेश्चन में की आज ही, और आज इससे याद रखना कि फर्स्ट वाइसरॉय बना कौन था, तो वो ऑब्वियसली लॉर्ड कैनिंग बना था। लॉर्ड कैनिंग को फर्स्ट वाइसरॉय की पोजीशन मिली थी। वी विल, जब मैं तुम्हारे साथ, हम लोग डिटेल्ड में इन डेप्थ प्रिपरेशन करते तो मैं समझाता हूं कि गवर्नर जनरल और वाइसरॉय का डिफरेंस क्या है। अदरवाइज वो यहां पर इतना जरूरी भी नहीं, इस टाइम पर तुम्हें फैक्ट्स याद करने ज्यादा जरूरी है एज ऑपोज टू दिस। सो आंसर इज डी। फटाफट मार्क्स देते जाओ, +3 -1 0। और इस टाइम पे मैं ये भी सजेस्ट करूंगा कि एक ना कागज ले लो, एक पेन पेपर ले लो, एक कागज के एक मतलब रजिस्टर या नोटबुक जहां भी होते हो, एक साइड पे कॉन्सेप्ट लिखो, दूसरी साइड पे फैक्ट्स लिखो। तुम्हारे ब्रेन को ना इसे सब डिवाइड कर दो। यार मेरे को ना दिमाग को, भाई तेरे को जो याद करने का काम है वो तू अलग से याद कर ले, और जो समझने का काम है वो अलग से कर ले। जब तक तुम ऐसे नहीं करते
तुम्हारा हमेशा कंफ्यूजन लेवल हाई रहता है। एक और क्वेश्चन करते हैं। ओके, अब थोड़े से वर्डी क्वेश्चंस होंगे, टफ कुछ नहीं होता। विच एक्ट प्रोवाइडेड फॉर अ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड काउंसिल एज अ बॉडी कॉर्पोरेट केपेबल ऑफ सुइंग एंड बीइंग सूड इन इंडिया एंड इन इंग्लैंड। मैं एक बात अपने हिंदी वाले दोस्तों के लिए बता देता हूं, इंग्लिश वाले तुम लोग आंसर सोचना स्टार्ट करो कि ऐसा कौन से लॉ की बात करें कि एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और उसका एक काउंसिल बनाया गया जिसे बॉडी कॉर्पोरेट, यानी कि वो भी केस कर सकता है, मुकदमा कर सकता है और उसके ऊपर भी मुकदमा हो सकता है। ऐसा कौन से एक्ट ने किया? हरी अप। सो जल्दी से आंसर दो। +3 -1 0। तो कुछ शब्द यहां पर ना कीवर्ड्स पकड़ लो, मैं फिर तुम्हें समझा देता हूं। ये मैंने जानबूझ के क्वेश्चन इतना वर्ड ही लिखा। मैं पहला क्वेश्चन वर्ड ना मैं चाहता हूं कि तुम इस वर्ड को याद रख लो, बॉडी कॉर्पोरेट। ये वर्ड ना बड़ा काम आएगा। बॉडी कॉर्पोरेट लॉ की दुनिया में एक नियम होता है। बॉडी कॉर्पोरेट इज समबडी जो जो लॉ की निगाह में एक एंटिटी होता है, एक पर्सनालिटी होता है, उसका एक पहचान होती है। तो वो जो लॉ की नजर में एंटिटी होता है, तुम उसके ऊपर भी मुकदमा कर सकते हो और वो तुम पर भी मुकदमा कर सकता है कि वो एक एंटिटी है, वो एक बॉडी है, वो एक ज्यूरिस्टिक पर्सन है। सो उस तरह से ये बॉडी कॉर्पोरेट नाउ ये एक हमारे कानून में, यानी कि इंडिया के कानून में ये एक बड़ा मेजर भूचाल था। क्यों? क्योंकि इससे पहले हमने ऐसी कोई गवर्नमेंट आते हुए नहीं देखी थी जिसको आप मुकदमा कर सकते हो, जिसको आप लीगल एंटिटी बना सकते हो। पहले तो यार जिसको जो आता था वो अपनी चलाता था, चाहे वो सुल्तान था, चाहे मुगल थे, जो मर्जी थे वो अपनी मर्जी चला रहे थे। इनफैक्ट ब्रिटिशर्स भी अपनी मर्जी चला रहे थे। पहले ये लॉर्ड डलहौजी वलहौजी ये सब लोग जो मर्जी कर रहे थे, ये लोग को जो दिल कर रहा था वो कर रहे थे। पहली बार ऐसा बोला गया कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड काउंसिल होगा एंड दिस विल बी अ बॉडी कॉर्पोरेट, यू कैन सू देम। सो दिस वाज अ वेरी मेजर चेंज। ऑल्दो मैं इतना नहीं बोलता, इतनी तारीफ नहीं करनी चाहिए बिकॉज ये इतना इफेक्टिव था नहीं, लेकिन एटलीस्ट ऑन पेपर इन लोगों ने कर दिया था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 से हुआ था, इसलिए इसको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की शुरुआत बोलते हैं। ज्यादा ना मेरे मुंह से अगर तुम्हें लग भी रहा होगा ना, और ऐसा कहीं गलती से एहसास हो भी रहा होगा, अब कभी कभी हो जाता है ना, मैं हूं तो भोला, कि भैया कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे भले के लिए कर रही थी, कुछ भी हमारे भले के लिए नहीं कर रही थी, वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक ठाक कर रही थी। सो मेक नो मिस्टेक अबाउट इट। ओके, वो अपना चला रहे थे। ओके, अगर उससे कोई साइड इफेक्ट में हमारा कोई भला हो भी गया होगा तो उनकी कहीं से इसमें मंशा थी नहीं। Either लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्ट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इन द इंडियन, यहां पर देखो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में कौन सा पहली बार लोकल रिप्रेजेंटेशन? प्लीज याद रखना, यहां पे मैंने लेजिस्लेटिव विधायिका वाले बात बोले। चार्टर एक्ट ऑफ 1833, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858? हरिया, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। डिफिकल्ट इन द सेंस कि ये ज्यादा कॉमन नॉलेज नहीं है। तो देखो, सारा खेल किस बात का है मालूम है? सारा खेल पूरा चल क्या रहा था कि ब्रिटिशर्स को, वैसे मैं फिर बोल रहा हूं कि वो लोग हमारा भला नहीं कर रहे थे, लेकिन उनका इरादा जरूर ये था कि यार कोई ऐसी थोड़ी बहुत ही सही, लेकिन इंडियंस की पहचान होनी चाहिए इन लॉ मेकिंग। आमतौर पे वो एक फॉर्मेलिटी थी एटलीस्ट टिल द लॉन्गेस्ट टाइम, राइट। लेकिन चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में उन्होंने पहली बार लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में बोला कि जो लोकल लोग हैं, तो जो इंडियंस हैं, उनको भी मौका दिया जाए। मेक नो मिस्टेक अबाउट इट। मैं यहां पर प्लीज लोग ना जब हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स पढ़ते हैं ना, तो उनको ठीक से कोई पढ़ाता नहीं। सी यू हैव टू अंडरस्टैंड, 1861 में जो इंडियन काउंसिल्स एक्ट आया, उसमें वाइसरॉय के ही काउंसिल को एक्सपैंड करके एक एक्सपैंडेड लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया। सो वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल को एक्सपैंड करके एक लेजिस्लेटिव काउंसिल एज ए सेपरेट बनाया गया, वाइसरॉयज काउंसिल को। उसको में राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला, सर दिनकर राव, इनको बुलाया गया था। डोंट मिक्स अप विद दिस वन। इसका आंसर इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल था, जो तुम्हें याद है कि 1853 में पहली बार ये सेपरेट हुआ था, द लेजिस्लेटिव फंक्शन एंड द एग्जीक्यूटिव फंक्शन। सो मेक नो मिस्टेक, इन दोनों बातों में
क्वेश्चन है, एंड मेनी अ टाइम्स आई हैव सीन पीपल गेटिंग कंफ्यूज्ड इन दिस क्वेश्चन. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वन. लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. आप ध्यान से देखना, ठीक है. So which act established a separate Governor General's Council which came to be known as the Indian Central Legislative Council? अब तुम, मैं समझा पा रहा हूं, तुमने अगर अभी मेरी जो मैंने अभी कन्वर्सेशन की थी उसको समझ पाए तो तुम इसका आंसर बहुत अच्छे से दे पाओगे. Hurry up. Hurry up, hurry up. अब भी मैंने कुछ समझाया था तुमको. बहुत ही बढ़िया. सो आंसर ऑफ कोर्स हियर इज, बी वेरी क्लियर ऑन दिस पार्ट. अभी अभी मैंने तुम्हें क्या बताया था कि ये वाला क्वेश्चन इस सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का था, और वो ही सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्ट ऑफ 1853 से बना था. सो मैं तुमको जो समझाने की कोशिश करता, वो जो तुम लक्ष्मीकांत पढ़ते हो तो राजा बनारस, महाराजा पटियाला, सर दिनकर राव वगैरह की बात होती है, वो बहुत दूर की बात है. वो 1861 की है. उसके बीच में और इसके बीच में तो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 हो गया, एंड सो ऑन एंड सो. तो लॉर्ड कैनिंग की कॉन्ट्रीब्यूशन थी. दिस इज द टाइम, ये जो 1853 का टाइम है, ये वो टाइम है जब डलहौजी था, राइट. सो ये प्लीज डोंट मिक्स अप द टू, एंड दैट इज व्हाई इन क्वेश्चंस को एज इट इज, अगर नहीं भी तुम्हें पढ़ने का दिल करा ना, एटलीस्ट कीवर्ड्स याद कर लेना. सो लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच एक्ट extended the trade license of ईस्ट इंडिया कंपनी indefinitely? indefinitely, देखो वही चार्टर की बात हो रही है. Hurry up. Now this requires a bit of understanding of what is happening, right? अगर तुम इसको समझ गए तो तुम्हारा आंसर इजी हो जाएगा. Let me explain this to you. सो चार्टर एक्ट या फॉर दैट मैटर रेगुलेटिंग एक्ट से जो कहानी स्टार्ट हुई थी, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, उसका जो फर्स्ट, एक्चुअली द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन ये थी कि हर 20 साल के बाद टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द लाइसेंस, जो उनको ट्रेड लाइसेंस मिला गया था जिसको चार्टर बोलते थे, हर 20 साल के बाद उसको रिवाइज किया जाएगा, उसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको चेंज किया जाएगा. तो 1773 के बाद जो नेक्स्ट लॉ बनेगा वो 1793 में होगा. तो 1793 का जब लॉ बनाया होगा तो उन्होंने लिखा होगा कि ट्रेड लाइसेंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इज एक्सटेंडेड बाय अनदर 20 ईयर्स. हम 20 साल के बाद मुलाकात करेंगे. ऐसे ही 1813 में फिर लिखा होगा 20 साल के बाद, फिर हम 1833 में मुलाकात करेंगे. 1833 में फिर 20 साल लिखा होगा तो हम बोलेंगे हम 1853 में मुलाकात करेंगे. 1853 का जो लॉ था, पार्लियामेंट, जब इंग्लैंड का पार्लियामेंट इस लॉ को पास करा था, तो उन्होंने बड़े साफ शब्दों में लिख दिया. उन्होंने लिख दिया कि भाई अब हम लोग तुम्हारा ट्रेड लाइसेंस इनडेफिनेटली एक्सटेंड करें. अब ये इनडेफिनेट का मतलब, तुम ऐसा कोई गलतफहमी मत सोच लेना कि ये तो अच्छी बात है. अच्छी बात नहीं है. इनडेफिनेट का मतलब है, इससे पहले तो 20 साल पक्का था, राइट. लेकिन अब इनडेफिनेट का मतलब हो सकता है 20 दिन भी हो सकता है 2 साल भी हो सकता है 1 साल भी हो. इन अदर वर्ड्स, ब्रिटिश पार्लियामेंट के रहमो करम पे आ गया कि अब जब वो ईस्ट इंडिया कंपनी को अलविदा कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं. बोलो बाबा तुम जाओ, हमको नहीं चाहिए. तो और वही हुआ कोइंसिडेंटली 1853 के 4-5 साल के बाद ही उनकी रवानगी हो गई. वाई? बिकॉज वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 से उसको निकाल दिया. नाउ द पॉइंट यहां पर यह है कि इसीलिए 1853 के लॉ को या एक्ट को लास्ट चार्टर एक्ट बोला जाता है. सो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. ओके, इनडेफिनेट को समझ लो तो आंसर ऑफ कोर्स एक्ट ऑफ 1853. एक और बार क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स provided its objective to be the gradual introduction of responsible government in India? ओहो, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 या इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909. ये क्वेश्चन अगर तुमने कर दिया तो इसका मतलब है तुम पढ़ाई कर रहे हो. हरी आप.
सो आंसर यहां पर ये है, प्लीज अंडरस्टैंड, ये ऐसे तुम पढ़ोगे ना तो तुम्हें बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन द सीन यहां पर ये, सॉरी, सीन यहां पर ये कि जब इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पास किया ना, तो एक रिफॉर्म्स लाए थे। उस रिफॉर्म्स को बोला गया था मोंटाग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स बोलते। तब तक महात्मा गांधी had already sorry, महात्मा गांधी had already entered the scene, and महात्मा गांधी की लीडरशिप में कुछ ज्यादा ही लीगल क्वेश्चंस पूछे, लीगल एंड पॉलिटिकल क्वेश्चंस पूछे जाने लग गए टू ब्रिटिश गवर्नमेंट। उनमें से एक ये था कि हमको है ना तुम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट दो, हमको तुम फेडरल स्ट्रक्चर बना के दो, हमें बाइकैमरलिज्म दो, हमारी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी में वापस करो, हमारे लेजिस्लेटिव काउंसिल जो राज्यों के हैं उनको थोड़े से उनका जो तुमने बंद कर दिया दरवाजे, उनको और पावर्स दो। सो ब्रिटिशर्स ने मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स पास किए, और मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स का सब्सिक्वेंटली एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ओके वाज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। इसका जो फर्स्ट चैप्टर का पहला लाइन था ना, उसमें यही लाइन था that it has been the endeavor of the crown to gradually establish a responsible government and a local government in India। तो ये उनका विचार था जब हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, और जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज मेरा ये वीडियो देख लेना, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 का इतना इन लोगों ने ड्रामा किया था एज इफ कि इन लोगों ने हमको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट दे ही दिया। हैविंग सेड सो, नथिंग ऑफ दैट हैड हैपेंड, नॉट इवन इन द स्मॉलेस्ट मेजर, राइट। इनका सब शैम था। इनफैक्ट कांग्रेस का उस टाइम पे, इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक स्टेटमेंट था दैट इट इज सच ए शैम डॉक्यूमेंट, शैम लॉ, दैट इट इज derogatory for us to accept and derogatory for them to offer। So ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन था, एनी बेसेंट की लाइन्स एंड सो ऑन सो फोर्थ, यू कैन रीड अबाउट दिस इन हिस्ट्री। आंसर ऑफ कोर्स इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1990। ये पढ़ लेना, कभी कभी ये सीधा सीधा क्वेश्चन एज इट इज पढ़ते हैं। ये जो मैं तुमको अभी क्वेश्चंस करा रहा हूं ना, इनको स्टोर करके रख लेना, देखना तुम्हें एग्जाम के दिन मेरी याद आएगी। ओके, उसे मुझे थैंक यू का कार्ड भेजना। अगला क्वेश्चन, which of the following act provided for the establishment of an all India federation consisting of provinces and princely states as units? Government of India Act of 1919, Government of India Act of 1935, Indian Independence Act of 47, and Indian Councils Act of 1909. Hurry up. Quickly answer though. So now please look at the words। देखो sometimes क्या होता है, and this is something that I want to tell to my हिंदी speaking aspirants, ज्यादातर जो मैं हिंदी वाले दोस्तों के लिए खासकर ये बात बोलना चाहता हूं। देखो, there are couple of lines, couple of words in English, there is no ifs and buts about it। आप वो वर्ड्स के बिना आपको इंग्लिश और हिंदी का अनुवाद हो ही नहीं सकता, इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। ओके, तो उसको लॉस्ट इन ट्रांसलेशन बोलते हैं। मेरी बात समझ में? जैसे यहां पर जो वर्ड आता है, एंड दैट इज वन ऑफ माय पेट पीव्स विद रिलेशनशिप टू यूपीएससी ऑल्सो, कि यार जब वो इंग्लिश को हिंदी में अनुवाद करते तो वो एड वर्बैटिम कर देते। ओके, ऐसा नहीं होता। जैसे मेरे बहुत सारे इंग्लिश स्पीकिंग फ्रेंड्स ने भी ये गलती की होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रोवाइडेड फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन ऑल इंडिया फेडरेशन? नाउ ये वर्ड इसका किंग कीस्टोन है। क्यों सर, क्या प्रॉब्लम? देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन को बोल दूं कि कौन से एक्ट से ऑल इंडिया फेडरेशन बना, तो बेटा इसका आंसर कहीं पर नन ऑफ द अबव लिखना पड़ेगा। ओके, वो है ही नहीं चॉइस, क्योंकि ऑल इंडिया फेडरेशन तो बना ही नहीं, राइट। हमारा तो फेडरेशन बना ही नहीं, बिकॉज रजवाड़े मना कर देते थे। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने तो फेडरेशन का प्रोवाइड भी नहीं किया था। उन्होंने ये भी नहीं बोला था कि बना लो, राइट। उन्होंने बोला था चॉइस है प्रिंसली स्टेट्स की। इट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 दैट ट्रू डिवीजन ऑफ पावर हो गया था। एक फेडरल लिस्ट बन गई थी, एक स्टेट लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट बन गई थी, कंकरेंट लिस्ट बन गई थी, बाइकैमरलिज्म आ गई थी, डायाची प्रोविंसेस से हटाकर सेंटर पे ले आया गया था, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। प्रोवाइडेड है, कीवर्ड समझो, प्रोवाइडेड। आई डिड नॉट से इट एस्टैब्लिश। और ये क्वेश्चन अगर तुम, अब देखो, एक होता है कि तुम्हें सब्जेक्ट आना चाहिए, फेयर इनफ। एक होता है कि तुम्हें सब्जेक्ट आया लेकिन तुमने उस सब्जेक्ट को एंटरटेन ही नहीं किया विद दोस कीवर्ड्स जो एग्जामिनर एमसीक्यूज में पूछता है।
तुम्हारी सारी मेहनत जाया हो जाएगी. So let's not get into this part. Try and understand this part. Answer, of course, is the Government of India Act of 1935. Mark my words, फेडरेशन बना नहीं था. It just provided for an all India federation. एक और क्वेश्चन करते हैं. You'll start understanding this better now. Which of the following act abolished diarchy in the provinces and introduced provincial autonomy in its place? Government of India Act of 1919, Government of India Act of 1935, Indian Independence Act of 1947 या Indian Councils Act of 1909. तो कोइंसिडेंटली मैंने अभी अभी तुम्हें यही बात बताई कि बाय द टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 आ गए थे, ब्रिटिशर्स ने करीब करीब उन्होंने एक व्हाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स निकाला था. And they had made up their mind that, yeah, let's get around, let's huddle up and finally create an all India federation. But leaving it to the princely states, again I'm saying please don't see कि ये इतने भोलेपन से लॉज बना रहे थे. ब्रिटिशर्स का पूरी गेम ये थी कि नहीं, वो नहीं बनाने देंगे बिकॉज प्रिंसली स्टेट्स को उन्होंने अपीजमेंट, तुष्टिकरण से रखा हुआ था. हाउएवर लॉ के अनुसार तो उन्होंने प्रोवाइड कर दिया था और उन्होंने पहली बार प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी थी, यानी कि हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की जो डायरची वाला मैकेनिज्म था उसको हटा दिया था और उसकी जगह प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आ गई थी. तो तुम्हें याद है कि हमने बोला था 1773 का जो एक्ट था वो फर्स्ट स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नेंस था. फिर 1833 का जो एक्ट था वो मैक्सिमम सेंट्रलाइजेशन का था. और जो इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 था वो फर्स्ट स्टेप ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन का था. और अगर उसी को आगे देखते जाएंगे तो हम बोलेंगे कि द मैक्सिमम डिसेंट्रलाइजेशन वॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 या फिर 1937 एज एंड व्हेन आप बर्मा के बारे में सोचो या उसके एग्जीक्यूशन के बारे में सोचो. तो आंसर ऑफ कोर्स इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935. बहुत ही बढ़िया आंसर. लेट्स सी होगा तुम इसका आंसर दे पाओ. Which of the following acts introduce a dual scheme? ध्यान से सुनना. Dual scheme of governance known as diarchy या फिर diarchy as you want to pronounce at the level of the center. Government of India Act of 1919, Government of India Act of 1935, India Independence Act of 1947 या फिर Indian Councils Act of 1909. Go for it. अभी अभी मैंने तुमको कुछ बताया है. और now let me help you this in this part so you don't have to worry about this part. जब पूछा जाएगा डायरची एट सेंटर तो याद रखना 1935 आंसर है. और जब पूछा जाएगा कि डायरची एट द लेवल ऑफ प्रोविंसेस, ओके, तो आंसर उसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 है. मेरी बात समझो. सो डायरकी या डायरची जब प्रोविंसेस पे लगाया गया था तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 है. राइट. और जब 1935 का टाइम आया तो वही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 में डायरची सेंटर पे लगा दी गई और प्रोविंसेस से हटाकर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी गई. तो ऐसे कुछ भी याद रख लेना. आप, मुझे नहीं पता कैसे याद रखोगे. ओके, पर्सनल कंप्यूटर याद रख लेना, पीसी याद रख लेना. पी पहले आया था 1919 में आया था और सी बाद में आया था 1935 में. सो ये क्वेश्चंस क्या होते हैं, सी अभी तुम्हारे लिए, वैसे तो अभी भी बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किल होता है, लेकिन बाय द टाइम यू क्लोज टू द एग्जाम उस दिन तुम्हारा ना शॉर्ट सर्किट हुआ होता है. तुमको हाफ द क्वेश्चन तो समझ में नहीं आ रहे होते. सो मेक श्योर कि तुम्हारे पास कुछ हैक्स हो टू बी एबल टू रिमेंबर ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस. अब मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लेकर आया हूं. सरप्राइज ये है कि मेरे पास इस तरह के करीब अभी हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग से करीब करीब 100-125 क्वेश्चन है. यूट्यूब पर हो सकता है ये मुमकिन ना हो, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता हूं कि आप इसे इग्नोर कर लो या यू मिस आउट. तो मेरे जो टेलीग्राम चैनल है ना उस पर आ जाओ. राइट. और उस पर आने के बाद तुम्हारे साथ मैं एक लिंक शेयर करूंगा जो कि एक फ्री स्पेशल क्लास होगी. तो इट इज अ फ्री स्पेशल क्लास. ओके. और ये फ्री स्पेशल क्लास आप में को
दिया जाएगा मौका। इन सारी क्लासेस को आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर फ्री है, आपके पास पैसे नहीं लगेंगे, आप सिर्फ उस पर आओ और मैं आपके साथ वो सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर दूंगा। सो द रेस्ट ऑफ द कपल ऑफ डजन्स ऑफ क्वेश्चन जो बाकी है, राइट, वो हम लोग खत्म करेंगे इन द फॉर्म ऑफ स्पेशल क्लासेस एंड वी विल कम बैक टू टीचिंग ऑन यूट्यूब। तो ये एक छोटा सा उदाहरण था कि किस तरह के क्वेश्चंस किए जाते हैं। रेस्ट ऑफ दिस, और क्योंकि इसके तो कोई लिमिट ही नहीं है, सो आई डोंट वांट टू स्ट्रेच अननेसेसरली, एंड मैं वापस जाना चाहता हूं टू लक्ष्मीकांत टीचिंग रादर देन ओनली डूइंग क्वेश्चन। दो सेशंस हो चुके हैं। वी विल लुक एट दिस इन द स्पेशल क्लासेस। मेक श्योर कि आप टेलीग्राम चैनल पे जरूर हो, राइट, और टेलीग्राम चैनल का अभी तुम मैंने स्टार्टिंग में भी दिया हुआ है तुमको, उसको पॉज करके उसमें ज्वाइन करो और उस लिंक पर आओ एंड आई एम श्योर कि तुम्हें उससे बड़ा बड़ा फायदा हो जाएगा। आई होप यू विल बी हैप्पी डूइंग दीज क्वेश्चंस एज वेल एज नेक्स्ट ग्रुप ऑफ क्वेश्चन जो मैं पढ़ाना चाहता हूं। और आगे आने वाले सेशंस में हम लोग वापस स्टार्ट करेंगे विद टीचिंग। सो अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टाइम will be with citizenship, and it's a very interesting topic. Make sure that you are a part of it. In the words of an academy, let's crack it. Until next time, God bless, thank you, and Jai Hind.